Hello students, welcome to class 12 and our topic is government budget. गवर्नमेंट बजट के बारे में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं और आज जो हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजट के बारे में दैट इज बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट, डेफिसिट का मीन्स हम आपको कल बता चुके थे. व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रिसीव्स दैट इज कॉल्ड बजट. When expenditure is greater than the receipts that is called deficit. जब expenditure जो है यानी हमारी outgoing जो है वो हमारी incoming से ज़्यादा होगी, it is called deficit. इसे कहते हैं deficit यानी घाटा या losses, यही होता है deficit. तो budget deficit के बारे में हम पढ़ रहे हैं. It is the situation of, ये situation है when budget expenditure is greater than budget receipts. When budget expenditure is greater than budget receipts, this situation is called budget deficit. इस situation को ही हम क्या कहते हैं? budget deficit कहते हैं. जब budget deficit is equal to budget deficit is equal to budget expenditure minus budget receipts. बजट एक्सपेंडिचर से बजट रिसीप्ट्स में से माइनस कर देंगे, बजट रिसीप्ट को माइनस कर देंगे, दैट इज इट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट. अब बजट एक्सपेंडिचर को हम देखें तो बजट एक्सपेंडिचर को हम अगर डिफाइन करें तो वो किस में चेंज हो जाएगा? भाई वही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. बजट रिसीप्ट्स को करें तो वही है रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स. तो ये दोनों जो हैं आपस में, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो इनका क्राइटेरिया ये निकल के आएगा. यानी कि बजट डेफिसिट इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर इन ब्रैकेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीप्ट्स, दैट इज रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस कैपिटल रिसीप्ट. दिस इज कॉल्ड द बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीप्ट्स मीन्स इट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट. व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि जब टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल रिसीप्ट से ज़्यादा हो, यानी जितना आप एक्सपेंड कर रहे हैं, जितना आप खर्च कर रहे हैं वो आपकी रिसीप्ट से यानी कि आपकी इनकमिंग से ज़्यादा है, व्हेन इट इज़ कॉल्ड द डेफिसिट यानी लॉसेस कहा जाता है इसे. अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया कि क्या होता है. नाउ we will talk that how many types of budget deficit are here. बजट डेफिसिट के 3 टाइप्स हैं यहाँ पर देखिए. 3 टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट आर हियर. फर्स्ट इज बजट डेफिसिट के 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट रेवेन्यू डेफिसिट, नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट एंड नेक्स्ट प्राइमरी डेफिसिट. फर्स्ट रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड फिस्कल डेफिसिट, next primary deficit. Three types of budget deficit are here: revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. It is shows as RD, FD and PD. बजट डेफिसिट के 3 टाइप्स हैं हमारे पास, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. अब इन तीनों का डिटेल वाइज सेपरेट हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू डेफिसिट हम बात करेंगे. सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट. वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे. इट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. रेवेन्यू डेफिसिट. व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट क्या है?
रेवेन्यू डेफिसिट का मीन्स है, देखिए जब हमने बजट डेफिसिट की हमने बात की तो बजट डेफिसिट हमने कहा व्हेन बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द बजट रेवेन्यू या बजट रिसीप्ट्स. नाउ द रेवेन्यू डेफिसिट इट इज कॉल्ड व्हेन टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स. जब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल रिसीप्ट्स के बराबर होगा व्हेन इट इज कॉल्ड द रेवेन्यू डेफिसिट. When total revenue expenditure is greater than revenue receipts, it is called revenue deficit. Means revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipts. ये इसका फॉर्मूला होगा. अब हम बात करते हैं इसके implications के बारे में कि ये कहाँ कहाँ पर implied होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड होता है या इम्प्लाई करता है जो कि करंट इनकम और उसके एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करें. इम्प्लीकेशंस इसके जो हैं ये अफेक्ट करता है ओनली करंट एक्सपेंडिचर या करंट इनकम और उसके एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करता है. यानी आज के टाइम में जो इनकम और आज के टाइम में जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उससे सिर्फ ये अफेक्ट होता है. यानी कि डेफिसिट जो होगा वो करंट इनकम और करंट डेफिसिट के बारे में करंट एक्सपेंडिचर के बारे में आपको स्टडी करवाएगा. जब रेवेन्यू डेफिसिट इम्प्लाई करता है जब गवर्नमेंट की डिससेविंग्स, यानी कि जब गवर्नमेंट डिससेविंग करने लगती है या फिर ये कह सकते हैं कि अपनी सेविंग्स का यूज़ वो अदर सेक्टर्स से करती है. यानी जब वो किसी अदर सेक्टर्स की सेविंग का यूज़ करती है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, यानी कि जब भी स्पेंडिंग जो है वो करंट इनकम से ज़्यादा हो जाती हैं. फर्स्ट तो इसका इम्प्लीकेशन ये हो गया, इसमें ये है. नेक्स्ट इसका इम्प्लीकेशन है जब भी गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो इनकम से ज़्यादा हो जाती हैं. व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज मोर देन द इनकम, या फिर ये कह सकते हैं व्हेन गवर्नमेंट स्टार्टेड डिससेविंग. जब डिससेविंग स्टार्ट हो जाती है यानी कि सेविंग की जगह डिससेविंग होने लग जाती है. डिससेविंग का मतलब क्या है? सेविंग तो जब आप एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं और रेवेन्यू ज़्यादा हो रही है, और डिससेविंग का मतलब क्या है? जब आप अदर सेक्टर्स की इनकम को, यानी आप अदर सेक्टर्स की सेविंग्स को आप यूज कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में. अदर सेक्टर्स की सेविंग को व्हेन वी यूज द फाइनेंशियल सेक्टर में जब हम अदर सेक्टर्स की सेविंग को यूज कर रहे हैं उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं. वही बात है जब व्हेन स्पेंडिंग इज मोर देन द इनकम देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये होगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. 2 इम्प्लीकेशंस हमने इसके देख लिए हैं. अब इसमें हम बात करते हैं कि जब भी गवर्नमेंट को कैपिटल रिसीप्ट्स को क्या करना हो? सेटल करना हो. कैपिटल रिसीप्ट्स को सेटल करने के लिए या फाइनेंस करने के लिए उसे क्या करना हो? असेट्स को सेल करना हो या बोरोइंग्स लेनी हो या अदर जो सेक्टर्स हैं उससे सेटलमेंट करना हो. कैपिटल रिसीप्ट्स वो होती हैं जिनमें क्या होती है? लायबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं और असेट्स कम होती हैं. तो ऐसी रिसीप्ट्स को सेल करने के लिए, ऐसी रिसीप्ट्स को सेटलमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बोरोइंग्स लेनी पड़ती हैं. सेटल करने के लिए आपको बोरोइंग्स लेंगे तो आपको क्या हो जाएंगे? आपका एक्सपेंडिचर जो है वो सेविंग से ज़्यादा हो जाएगा. आपका एक्सपेंडिचर सेविंग से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट है लार्ज रेवेन्यू डेफिसिट. नो, व्हेन लार्ज रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जब लार्ज बोरोइंग्स फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. जब अपनी गवर्नमेंट जो है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग्स के लिए, अपने नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स के लिए
जब बहुत ज़्यादा बोरोइंग करती है तो वो भी किस में इंक्लूड हो जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट में इंक्लूड हो जाता है। तो ये है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। जो बोरोड फंड्स जो होते हैं, बोरोड फंड्स को फाइनेंशियली कंजम्पशन में यूज़ कर लिया जाता है, वेलफेयर कंजम्पशन में यूज़ कर लिया जाता है, व्हेन इट इज़ कॉल्ड द रेवेन्यू डेफिसिट। अब जो ये रेवेन्यू डेफिसिट है इसको किस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हैं, यही कह सकते हैं इसको किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को, यानी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों को बराबर ला सकते हैं, एक्सपेंडिचर और रिसीव्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कर्टेल एक्सपेंडिचर्स, यानी कि इस रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए यू हैव टू कर्टेल एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो क्या करने होंगे, कम करने होंगे। गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाहेगी, एक्सपेंडिचर्स को कम करना चाहेगी, और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी तो वो एक्सपेंडिचर कम होकर किसके इक्वल में आ जाएंगे, रिसीप्ट्स के इक्वल में आ जाएंगे। व्हेन इट इज इक्वल्स टू रिसीप्ट्स देन बजट डेफिसिट, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू जीरो। जब ये इसके इक्वल में आ जाएंगे तो डेफिसिट बिल्कुल बचेगा ही नहीं। तो कर्टेल एक्सपेंडिचर यानी आपको एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट, आपको ये डेफिसिट यानी ये घाटा पूरा करने के लिए आपको टैक्सेस को इंक्रीज करना होगा। अगर आप टैक्सेस इंक्रीज कर देंगे देन आपकी रिसीप्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। व्हेन योर रेवेन्यू विल इंक्रीज योर डेफिसिट विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली। तो ये 2 मेथड्स हैं जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है विच इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, बात करते हैं हम फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट क्या है, डेफिसिट का तो मतलब वही है व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू। अब रेवेन्यू डेफिसिट है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। फिस्कल डेफिसिट है हमारा तो वही है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स। When total expenditure is greater than the total receipts, जब total expenditure total receipts से ज़्यादा होगा it is called the fiscal deficit. Fiscal deficit क्या होता है, देखिए fiscal deficit जो होता है वो borrowings के बराबर होता है। Fiscal deficit is equals to borrowings. फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा वो बोरोइंग से इक्वल होता है, क्योंकि जब भी फिस्कल डेफिसिट है ये इंडिकेट करता है कि जब गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए या अपनी जो एक्सपेंडिचर है या अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रन करने के लिए जब भी नीड होती है और वो एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू से नहीं निकल पाता तो हमें क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। और जब आपको कहीं से बोरो करना पड़ता है तो एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो जाता है और वो किस में चला जाता है, डेफिसिट में चला जाता है। व्हेन योर एक्सपेंडिचर विल गो इन डेफिसिट दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, इसे कहते हैं हम फिस्कल डेफिसिट। क्या अब इसमें एक चीज़ और है कि एक क्वेश्चन है हमारा, ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये बोरोइंग्स के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि जब टोटल एक्सपेंडिचर मान लीजिए इक्वल है टोटल रिसीप्ट्स के, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इज इक्वल टू टोटल रिसीप्ट्स। अब गवर्नमेंट के पास कुछ और खर्चे आ गए तो इसके पास इसे रेवेन्यू तो उतनी मिल रही है तो इसे क्या करना पड़ेगा, और जो खर्चा इसको करना है वो इसको कैसे करना पड़ेगा, बोरो करके करना पड़ेगा। तो जो ये डेफिसिट होगा वो फिस्कल डेफिसिट जो होगा वो किसके इक्वल में आ जाएगा, बोरोइंग्स के इक्वल में आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर व्हेन, क्या फिस्कल डेफिसिट तब भी होगा जब रेवेन्यू डेफिसिट जीरो हो, यानी कि मान लीजिए रेवेन्यू डेफिसिट तो आपका जीरो है तो क्या तब भी फिस्कल डेफिसिट होगा, यस हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। हाउ, वो ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमारी कैपिटल रिसीप्ट से ज़्यादा हो सकता है,
हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो तो हमारी कैपिटल रिसीप्ट से ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पर डेफिसिट शो करेगा, यानी कैपिटल डेफिसिट शो करेगा। कैपिटल डेफिसिट शो करेगा तो फिस्कल डेफिसिट भी होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। और जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को सेटलमेंट करने के लिए बोरो करेंगे, तो बोरो करना इट मीन्स फिस्कल डेफिसिट। बोरो हम कब करते हैं, जब हमारे पास जो रेवेन्यू है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, और रेवेन्यू फुलफिल नहीं हो पा रही है, देन वी हैव टू बोरो एंड इट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। ये हो गया हमारा क्लियर। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, वो देखिए। फर्स्ट इज डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप यानी कि उधार के जाल में फंसते जाना। जब भी गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट को फेस करती है, तो अगर वो फिस्कल डेफिसिट को फेस कर रही है और वो उस ईयर में, मान लीजिए उस फाइनेंशियल ईयर में उसे क्या नहीं कर पाती, उसे रीपे नहीं कर पाती है, तो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें उसे सिर्फ इस डेफिसिट को उसे कंप्लीट करने के लिए, इस डेफिसिट को उसे बराबर करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, अदर बोरोइंग्स करनी पड़ती हैं। और वो अदर बोरोइंग्स उसे और ज़्यादा, यानी उसे सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए उसे और बोरोइंग्स लेनी है, फिर उनका इंटरेस्ट पे करना है। तो इससे क्या हो जाता है कि ये जो इंटरेस्ट की एक चेन बन जाती है, यानी ये जो डेब्ट होता है, ये जो उधार का जो जाल होता है, एक चेन बन जाती है, और इससे गवर्नमेंट जो है वो इसमें फंस जाती है। यानी इंटरेस्ट लेना, फिर वापस से पुराने लोन पे करना, फिर दोबारा से इंटरेस्ट पर पुराने लोन्स को पे करना, तो ये एक डेब्ट ट्रैप बन जाता है और इसके अंदर गवर्नमेंट्स फंस जाती हैं। तो ये है डेब्ट ट्रैप। फिस्कल डेफिसिट से ये सिचुएशंस क्या हो जाती हैं, फिस्कल डेफिसिट से ये सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। इन्फ्लेशंस, हम बात करते हैं इन्फ्लेशंस की। इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन भी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है फिस्कल डेफिसिट से। कैसे, जब भी गवर्नमेंट जो होती है, जब उस पर फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम आई, तो उसे पूरा करने के लिए वो क्या करती है, आरबीआई से हेल्प मांगती है, और आरबीआई उससे क्या करता है, नोट इशू करता है, यानी नई करेंसी को प्रिंट करता है। और जब नई करेंसी प्रिंट होती है तो मार्केट में पैसा क्या आ जाएगा, ज़्यादा। मार्केट में मनी क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। और व्हेन मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग, इन्फ्लेशन ज़रूर आएगा उस मार्केट में। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। आरबीआई को नए नोट इशू करने पड़ते हैं, उससे मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाती है और फिर इन्फ्लेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन हो गया, डेब्ट ट्रैप हो गया, इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेन डिपेंडेंस पे इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जब भी ये डेब्ट ट्रैप में फंसती है गवर्नमेंट, तो ये अगर कंट्री की इसकी कंडीशन नहीं है तो ये क्या करती है, फॉरेन कंट्री से यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो करती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो करती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जब ये बोरो करेगी तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा फॉरेन के ऊपर जो है वो डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। फ्यूचर की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी इससे काफ़ी अफेक्ट होता है। फ्यूचर की ग्रोथ जो है वो बहुत अफेक्ट होगी, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री जो है, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो डेब्ट ट्रैप में फंस गई, तो उसके आगे की जो ग्रोथ है, फाइनेंशियल जो ग्रोथ है, वो बहुत कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट है, इसको किस तरीके से फाइनेंस किया जा सकता है, या तो बोरोइंग्स करके या डेफिसिट फाइनेंसिंग करके। डेफिसिट फाइनेंसिंग से इसको सॉल्व किया जा सकता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग ही इसका एक इकलौता कह सकते हैं कि मेजर है, उपाय है इसका, आरबीआई से नोट प्रिंट करवाना। नोट प्रिंटिंग, नोट प्रिंटिंग जब होंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाएगी, तो उससे इसको फुलफिल किया जा सकता है।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जो है, अगर उसमें हम ये देखें कि फिस्कल डेफिसिट से, इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें। फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दीजिए तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्राइमरी डेफिसिट। क्योंकि ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, जब फिस्कल डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए जो बोरोइंग्स की जाती है उनका इंटरेस्ट पेमेंट उसे माइनस कर देंगे तो ये क्या है, प्राइमरी डेफिसिट है। ये हो गया हमारा प्राइमरी डेफिसिट। पब्लिक डेब्ट पर जो डेफिसिट आता है उसे प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है आज। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसका एक फ्लो चार्ट है वो आपको बनाना है। इसको मैं बनाकर एक बार बता देती हूँ। नेक्स्ट आपको मैं फ़ोटोज़ उसकी सेंड कर दूँगी फ्लो चार्ट की। तो इसको यहाँ तक पढ़िए, आपकी बुक की रीडिंग करिए और इसको समझिए भी, और इसके क्वेश्चंस जो हैं उनको भी आप सॉल्व करिए। I will send you questions on the next day. So thank you. Have a nice day.